नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो कोई ऑब्जेक्ट होता है वो पोजीशन अपनी चेंज करता है, फिर वो पोजीशन चेंज करने से क्या हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है, वेलोसिटी जब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो देखते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी बनती है। फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हम लोगों ने देखा था, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन देखा था और उसका ग्राफ देखा था। तो आज हम लोग जो बाकी बचा हुआ ग्राफ देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियोस आपके चल रही है, वीडियोस की जो सीरीज चल रही है, ये आपका 70 डेज नीट क्रैश कोर्स का वीडियो सीरीज चल रही है। ठीक, आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहिए। जिन बच्चों का जो कंप्लीट सिलेबस कर भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, उनका इसमें रिवीजन होता चला जाएगा और कुछ नहीं छूटेगा। आप ये समझिए, सिर्फ इस 70 दिन के वीडियो से आपका पूरा सिलेबस, इससे बाहर नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ये मान के चलिए। ठीक है, और इसके बाद कल जो वीडियो आएगा आपका, वो लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ठीक है, और उसमें मैं सारे PYQ आपके डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपके डाउट भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं ग्राफ। पहले हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं। नंबर 1 हमारा जो ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक, तो वैसे तो मैंने एग्जांपल जो दिया था आपको वो पोजीशन टाइम ग्राफ का ही एग्जांपल था। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे बनाते हैं, इस तरफ एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम नापेंगे और वाई एक्सिस में पोजीशन नापेंगे। टाइम सेकेंड में नापा जाता है और पोजीशन मीटर में नापी जाती है। ठीक बात है। अब आप देखिए, इसमें जो जितने भी टाइप्स के ग्राफ बनेंगे उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले ग्राफ जो बनता है वो आपका बनता है ऐसे, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से, एज इट इज जैसे ग्राफ बना देगा, पूछ देगा इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा कि भैया ये ग्राफ का एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पे सीधी लाइन खींची हुई है। इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे हम लोग नाप क्या रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं। यानी क्या हुआ कि टाइम 0 पे कोई बंदा इस पोजीशन पे था और उसी पोजीशन पे लगातार बना हुआ है, उसने पोजीशन चेंज ही नहीं की, लेकिन टाइम लगातार बढ़ रहा है, यानी उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, यानी पोजीशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो 0 हो ही जाएगी। वैसे ही जब चला ही नहीं तो पोजीशन तो, वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी तो 0 हो गई यहाँ पे। ठीक, अब देखो पोजीशन चेंज नहीं हुई, यानी नो चेंज पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम लगातार चलता रहता है, समय तो कभी रुकता ही नहीं है, समय तो चलता ही रहेगा। ठीक, ये 2 बातें हमें यहाँ से पता चली। अब देखिए, किसी भी ग्राफ में 2 बातें हमेशा पूछी जाती हैं आपसे। ठीक, पहली बात ये पूछी जाती है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताएगा। दूसरी बात, इस ग्राफ का एरिया हमको क्या बताएगा। ये 2 बातें हमसे पूछी जाती हैं और दोनों बातें हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे आती है, एक बात। दूसरी बात जो है, हर ग्राफ जो है आपको स्लोप, हर ग्राफ का एरिया कोई क्वांटिटी कभी कभी नहीं बनाएगा। ठीक, हर बार कोई क्वांटिटी नहीं बनेगी। ठीक, जब बनेगी तो वही हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ समझ लेते हैं। एक तो ग्राफ इसका ये हो गया, नंबर 1 ग्राफ। दूसरा ग्राफ समझते हैं। दूसरा ग्राफ मैं बना दे रहा हूं। इधर हम लोग पोजीशन ही नापेंगे मीटर में और इधर नापेंगे हम लोग, टाइम नापेंगे सेकेंड में। अब मैंने ग्राफ बनाया ये। अब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में ये है कि आपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं, पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है, इंस्टेंट चेंज हो रहा है, पोजीशन में तो चेंज ही हो रहा है, लेकिन एक फिक्स टाइम पे अचानक से पोजीशन चेंज हो गई। यानी क्या है, जब भी अचानक से पोजीशन चेंज हो जाए, ऐसे तो वैसे तो होता ही नहीं कि एकदम से अचानक से इतनी पोजीशन चेंज हो जाए, इतना हाई वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है किसी का। ठीक, तो अगर आ जाए, वैसे तो आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं बहुत इंस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है ना, इसलिए तो उसमें होता है ऐसा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अचानक से एक बम्प आ जाए इस ग्राफ में, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टाइम पे, चूंकि टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, समझ रहे हो, टाइम तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, लेकिन उस कांस्टेंट टाइम पे अचानक से पोजीशन बढ़ गई तो इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तीसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। तीसरा ग्राफ क्या होता है, तीसरा ग्राफ जो है इसको बना लेते हैं हम लोग।
इधर क्या है, हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर लेते हैं टाइम सेकेंड में। अब जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं उसको जरा देखिए आप। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक, ये है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि इसमें दोनों चीजें बढ़ रही है। यहाँ पे टाइम फिक्स हो गया था जो कभी हो ही नहीं सकता, टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है। यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो गई थी, पोजीशन तो फिक्स हो ही सकती है। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखिए आप, वैसे वैसे इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि हर बार आप देखिए यहाँ पे टाइम कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है, इसी तरीके से पोजीशन यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, मतलब बढ़ रही है पोजीशन, आगे बढ़ रहा है। यानी क्या है, हम लोग इससे ये पता कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है। कांस्टेंट रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टाइम से डिवाइड, और टाइम से जब पोजीशन में डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है, ठीक है। तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसका कोई ना कोई एंगल भी होगा थीटा, इस थीटा का बड़ा महत्व होता है, इसको भी समझ लेते हैं। पहले देखिए ग्राफ बनता कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइंट करके बनता है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स रहे होंगे, उनको मिला के बना दिया गया ग्राफ। अब उस पॉइंट पे हर बार आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टाइम है, यहाँ पे कुछ इसका पोजीशन है, यहाँ पे कुछ टाइम है, यहाँ पे उसकी कुछ पोजीशन है, यहाँ पे भी कुछ टाइम है, यहाँ पे उसकी कुछ पोजीशन है, ठीक। तो अब अगर वेलोसिटी निकालना चाहें हम लोग तो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो भाई, यही होता है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। आपने यहां से यहां तक पोजीशन में कितना चेंज किया, वही तो होता है। तो मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए, छोटा सा ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग इधर ही नाप रहे हैं ना हाइट में, तो इसकी ट्रायंगल की हाइट यही तो हुई, तो ये हो गई डेल्टा एक्स। चेंज इन पोजीशन हम लोग को पता ही है, डेल्टा एक्स लिखते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा टी। चेंज इन टाइम इंटरवल क्या, टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम इंटरवल। अब आप देखिए ये वेलोसिटी हो गई। अब इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जितना थीटा होगा उतना ही थीटा यहाँ भी होगा, क्योंकि ये सेमी स्लोप है। जो जो इसका एंगल है वो तो हर जगह सेम ही है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा ये भी है। अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने लगाया टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा क्यों लगाया, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यानी डेल्टा एक्स हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और बेस क्या बता रहा है, टाइम इंटरवल बता रहा है। यानी जो टेन थीटा है वो किसका रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट tan थीटा इक्वल्स टू v, ठीक है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। तो अगर तुमको किसी भी क्वेश्चन में पोजीशन और टाइम ग्राफ दे दिया जाए और वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो तुरंत हम लोग उसका tan थीटा निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। एक चीज, दूसरी बात ये कि इसी डेल्टा को जब हमने लिमिट लगा के स्मॉल कर दिया था, छोटा कर दिया था, तो ये डी बन गया था, अभी पिछले हमने बताया था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछ दे आपसे तो कैसे निकालोगे, डीवी अपॉन dt, और इसको नाम मैंने क्या दिया था, डिफरेंशिएशन। इसको मैंने क्या कहा था कि इसको बोल दो डिफरेंशिएशन, ठीक। अब ये डिफरेंशिएशन भी तो tan थीटा के ही बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ भैया, tan थीटा ही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये स्लोप ही tan थीटा है, tan थीटा ही डिफरेंशिएशन है, और वही क्या है, वेलोसिटी है। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसके आगे पढ़ने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जिसका आगे यूज होने वाला है। देखिए कुछ फॉर्मूले ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, 4 फॉर्मूले में मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूले एक्चुअली वो फॉर्मूले भी नहीं है, बस उनका यूज है इसलिए, और आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट जैसे कैसे करते हैं, डी ओवर डी टी या डी एक्स भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो हम डी टी ना लिख के डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन।
ऐसा अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये n है ना, ये आगे आ जाता है n x की पावर और इसमें से एक कम हो जाएगा n माइनस 1। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, d ओवर डी एक्स। अगर आपको लिखा मिल जाए कहीं a इंटू एक्स, मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन तो है लेकिन साथ साथ दूसरा भी है, तो दूसरा वाला बाहर आ जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन चेंज तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, इसको बाहर करो। जब बाहर कर दोगे तो क्या अंदर बचेगा, dx अपॉन dx बचेगा एंड इट इज बिकम 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, a। ठीक है, तो dx अपॉन d ओवर dx ax अगर मिल जाए तो उसका आंसर a हो जाएगा। यानी यहाँ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो तो आप कर ही लेंगे। अगर पावर n होती तो भी ये बाहर आ जाता x की पावर n का, फिर इस तरीके से कर सकते थे। तीसरा देखो, एरिया होता है, वैसे तो किसी रेक्टेंगल का अगर एरिया मैं निकालने के लिए कहूं तो आप क्या कहेंगे, एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू बिट्स। और इसमें क्या है, लेंथ में हम लोग क्या नाप रहे हैं, टाइम, और बिट्स में क्या नाप रहे हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम इंटू चेंज इन पोजीशन। वैसे तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स कोई क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक, लेकिन इस ग्राफ में नहीं होती, आगे जब ग्राफ निकालेंगे उसका एरिया निकालेंगे तो उसमें तो क्वांटिटी बनेगी ना। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन इंटू चेंज इन टाइम, ये होता है एरिया। दूसरी बात ये कि कभी भी हमेशा एरिया ऐसा नहीं बनेगा कि आप हमेशा एरिया में क्या कर दें एरिया में लंबाई गुणा चौड़ाई करते रहे, लेंथ इंटू बिट्स करते रहे, एरिया निकालते रहे। कभी कभी ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेंटल बन जाएगा, तो सबका एरिया आप लोग नहीं निकाल सकते। कुछ कुछ ऐसे शेप होते हैं जिनका एरिया नहीं निकाल सकते हम लोग, तो उस एरिया को निकालने के लिए एक नई क्वांटिटी बनाई गई मैथ में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द कर्व। जो भी आपका कर्वी ग्राफ है तो उसका हम लोग को अगर एरिया निकालना तो हम लोग उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन के अभी 2-3 फॉर्मूले देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, बस आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिनका आगे इस्तेमाल होने वाला है। कोई क्वेश्चन कोई एग्जांपल आ जाएगा मैं कराऊंगा तो उस का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप, ठीक, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया, बस इतनी सी बात है। इतना मतलब मैंने बता दिया, आप लोगों के लिए इतना काफी है, चाहे जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो। बाकी जेई के बच्चों को तो मैथ में पता ही होगा कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं और डिफरेंशिएशन का कैसे करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है ऐसे इसमें आता है, इसका ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है x की पावर n, मैंने यहां लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसका जैसे यहाँ dx लिखा है ना, इट इज द सिंबल विद दिस, तो ये पूरा मिला के इंटीग्रेशन कहा जाता है, और जिसके साथ आप कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल में वही होना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसमें x की पावर में n+1, मतलब उसमें पावर में 1 ऐड हो जाता है, अपॉन जो आपने पावर में n+1 किया ना उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। ठीक, x की पावर n+1 अपॉन n+1। दूसरा देख लो, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए a इंटू एक्स, जैसे वहां आया था इंटू डी एक्स, तो कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को पता है ax लिखा है ना, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ कितना बचा, x dx। अब x की पावर में कुछ तो है, क्या है, 1 है। अब 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1, n की जगह 1 हो गया ना, 1+1 कितना होता है, 2 होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, n+1 जितना पावर में होगा उतना नीचे आ जाएगा, तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक, तीसरा फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसेस है, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक, अगर अब हम लोगों में सिर्फ इतना ही यूज है, बड़ी सी इक्वेशन होगी उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब देख लीजिए, अगर मैं एक और फॉर्मूला आपको बता दूं यहाँ पे, तीसरा फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला नहीं है बस प्रोसेस है। कैसे, जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिख दिया, अब इसका क्या करोगे, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल नहीं होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। रीजन ये है कि आपने जिसको डिस्क्रीट मान के उसका पूरा सॉल्व किया ना, उसको पूरा सम किया, तो
डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंस, इंटीग्रेशन का मतलब है सम, डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया। ये दो बातें आप याद रखिए, आपका पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतना इस्तेमाल है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, होल वैल्यू हो जाएगी, डिस्क्रीट नहीं रहेगी, फिर पूरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन, और ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग ये देखेंगे कि इसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैसे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस बनाई जाती हैं, और कैसे फिर क्वेश्चंस आते हैं, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो कल आपका ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ प्रयास करते रहिए, हम भी आपके साथ प्रयास करते रहेंगे। और आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिए, आपको जो क्वेश्चंस मिले उसको कमेंट करके बताइए। इस वीडियो लेक्चर में जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। चुके हैं। अब हम लोग जो दूसरा ग्राफ डिस्कस करने जाएंगे उसका नाम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्राफ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आप ग्राफ को बस समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत बहुत नाजुक क्वेश्चन होता है ग्राफ का, ठीक है। बस आपको एक बार समझ आ गया तो एकदम देखते ही आंसर आ जाता है ग्राफ का। तो देखिए इस ग्राफ के टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है, देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये है हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा क्या नापते हैं टाइम, और टाइम को किस में नापते हैं सेकेंड में, ठीक है। वाई एक्सिस में हम लोग क्या नाप रहे हैं वेलोसिटी नाप रहे हैं। वेलोसिटी किस में होती है मीटर पर सेकेंड में, किस में होती है मीटर पर सेकेंड में होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो पहले ग्राफ का टाइप है वो हमने बनाया ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या नाप रहे हैं टाइम नाप रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है इसके पैरेलल आपने खींच दी लाइन। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से एक इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी नहीं होगी उसकी, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन तो ये है 0,0 वाला पॉइंट यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी और टाइम दोनों जीरो है, लेकिन इस पॉइंट पे टाइम तो जीरो है बट इट हैज एन ए वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक वेलोसिटी तो है लेकिन टाइम नहीं है। मतलब जब आपने देखा तो उसके पास कोई वेलोसिटी थी, और वो वेलोसिटी लगातार टाइम के बढ़ने के साथ कैसी है कांस्टेंट है। द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, कैसी है कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शंस आपसे पूछ लेता है, पहले क्या हम लोग इसमें कहेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। अब देखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, इट मींस द ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट के पास 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और इसी वेलोसिटी से वो लगातार मूव कर रहा है, ठीक बात है। अगर ये कंटिन्यूअस एक यूनिक एक 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्टेन टाइम इंटरवल में सर्टेन पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी क्या है एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो वो जो चेंज इन पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन का टाइम के साथ रेशियो कैसा है फिक्स है, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ऐसे भी पूछ देता है, घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग, दूसरा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड ग्राफ। अब देखिए इधर हम लोग फिर से क्या नाप रहे हैं वेलोसिटी नाप रहे हैं किसमें मीटर पर सेकेंड में, और इधर क्या नाप रहे हैं टाइम, वो अपना सेकेंड में है। अब देखिए अब मैंने ये ग्राफ बनाया, ये वाला जो ग्राफ होता है जिसमें टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, तो आप देखिए इसमें टाइम क्या है एक इंस्टेंटेनियस टाइम है और उस पर अचानक से एकदम से वेलोसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो पहली बात तो टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम तो हमेशा ही चलता रहता है, समय कभी नहीं रुकता है। तो टाइम अगर हमेशा चलता रहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे अचानक से वेलोसिटी का बम्प आ गया है, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो इससे भी बन सकता है, ठीक, कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ठीक। तो ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि किसी इंस्टेंट पे अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई है, और जब अचानक से वेलोसिटी में इंक्रीज आया, जीरो थी यहाँ पे अचानक से बढ़ गई। देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जरा एकदम से ग्राफ आ गया, इसका मतलब क्या अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एकदम से इसमें वेलोसिटी में इंक्रीज हो गया, जीरो से कुछ हो गई वेलोसिटी, और जब अचानक से वेलोसिटी बढ़ जाती है तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, और वेलोसिटी में चेंज को हम लोग किससे लिखते हैं, किसे लिखते हैं एक्सेलरेशन से, ठीक। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक। यानी ये जो ग्राफ है ये बहुत ही ये
एक इनफाइनाइट एक्सेलरेशन दिखा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब कैसे हुआ? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या बताता है, जैसे उस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो हमको बताता था वेलोसिटी, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन इन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसका भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। और स्लोप होता क्या है? कल मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आप देखिए यहाँ कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो टेन थीटा कैसे निकाल लोगे? ठीक है, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तब हम टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो आप समझिए, अगर मैं इस पॉइंट को इससे डॉट 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 करके मिला दूं, ठीक है, तो ये कोई एंगल बनेगा, लेकिन हमको ये एंगल नहीं फाइंड करना है, ये तो तब होता है जब यहाँ पे होता है। हमको एंगल क्या फाइंड करना है, ये एंगल। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई जिसके साथ आप ग्राफ बना रहे हो उसके साथ एंगल देखोगे ना, तो ये है एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 1090 हो गया। और 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 की वैल्यू होती है sin 90 अपॉन cos 90। और cos 90 क्या होता है, sin 90 तो 1 होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दैट्स वाई। और ये इसका स्लोप क्या देगा, अब देखिए मैं करता क्या हूँ, स्लोप निकालते हम लोग कैसे, जो चीज हम लोग एक्स एक्सिस में नापते थे डिवाइडेड बाई जो हम लोग वाई एक्सिस में नापते थे। तो ये जो मैंने डॉट डॉट बनाई है ये बस इसलिए ये दिखाने के लिए मैंने बनाया डॉट डॉट, ताकि आपको पता चल जाए कि टेन थीटा कैसे निकालते हैं। तो टेन थीटा देखिए क्या बताएगा, टेन थीटा होता है हमारा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पे हम लोग क्या नाप रहे हैं, वेलोसिटी नाप रहे हैं, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी में चेंज देखेंगे ना। और बेस में क्या नाप रहे हैं, टाइम इंटरवल नाप रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसको किससे लिखते हैं, एक्सेलरेशन से लिखते हैं। तो इसका जो स्लोप है टेन थीटा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो टेन थीटा आप जो एंगल निकालने जा रहे हैं यहाँ पे नहीं निकालेंगे, तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि इसका स्लोप देगा क्या, इसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा। अब इसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, तो स्लोप हुआ कितना, स्लोप होता है जो भी आपका ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस के प्लस डायरेक्शन से, प्लस ये है माइनस इधर होता है, तो एक्स एक्सिस के प्लस डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 1090 की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ग्राफ देके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा भी गया है। सेम क्वेश्चन, ये ग्राफ बना हुआ है और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट एक्सेलरेशन, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट चेंज इन पोजीशन, ऐसे करके दे देगा आपको चार ऑप्शन, नन ऑफ दीज देगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो ग्राफ देखा है उसमें या तो टाइम कांस्टेंट था या वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब हमने ये ग्राफ बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर हम लोग टाइम नाप रहे हैं, इधर वेलोसिटी नाप रहे हैं। अब देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये कहां से जा रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला ग्राफ, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी तो इंक्रीज हो रही है। आप इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, तो जैसे जैसे ये लाइन ऊपर बढ़ रही है वैसे वैसे आगे भी बढ़ रही है। आगे तो बढ़ना लाजमी है, क्यों, क्योंकि इसका टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम कभी रुकता ही नहीं, तो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आगे बढ़ेगा तो ऊपर भी बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब ये जो चेंज है दैट इज कांस्टेंट चेंज, ये चेंज जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन तो है बट एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन भी चेंज होता है क्या, बिल्कुल चेंज होता है। उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग जर्क, ठीक है। एक्सेलरेशन जब चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जर्क। बट जर्क इज इन नॉट इन योर कोर्स, तो हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे इसमें, चेंज इन वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या बताएगा हमको, ये जो स्लोप होगा इसका वही एक्सेलरेशन बताएगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, हम लोग इस पॉइंट से जहां से आपको निकालना, जैसे ये लाइन है, लाइन में क्वेश्चन में ग्राफ पॉइंट दे देगा और उसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे कोई टाइम की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से, ठीक बात है। अब
इस पोजीशन पे और जहां से आप चले थे ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये पॉइंट 0,0 होता है, या कहीं से भी मान लीजिए यहाँ से शुरू हो जाएगा, जहां से शुरू होता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जहां पर देखना है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ये चेंज ही तो है, इसकी हाइट ही तो है, तो इसकी हाइट आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा वी से, चेंज इन वेलोसिटी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। अब देखिए ये जो टेन थीटा आपने निकाला है इसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यही मैंने आपको पिछले ग्राफ में भी बताया था कि इसका जो स्लोप है वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। एक बात, तो हम लोगों ने स्लोप तो समझ लिया कि स्लोप हमको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। अब इस ग्राफ का एरिया क्या बताता है, दो क्वांटिटी होती है, एक स्लोप एक एरिया, तो एरिया क्या बताएगा, तो एरिया देख लेते हैं हम लोग। तो एरिया होता क्या है, देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। अब आप समझिए, तो आप इसमें ये समझिए लेंथ इंटू विड्थ में, अब लेंथ में हम लोग क्या नाप रहे हैं, टाइम इंटरवल ही तो नाप रहे हैं, तो लेंथ में हम लोग क्या नाप रहे हैं, डेल्टा टी, इंटू विड्थ में क्या नापेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इंटू डेल्टा वी। ये हमारा क्या हो गया, ये एरिया हो गया। अब आप देखेंगे कि डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी ऐसी तो कोई क्वांटिटी होती नहीं है, बट वी कैन चेंज दिस वैल्यू। टाइम तो हमको बदल नहीं सकते लेकिन डेल्टा वी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे जरा देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो डेल्टा वी था, चेंज इन जो वेलोसिटी था, ये कैसे आया था, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं डेल्टा वी की, तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो इसका एरिया क्या देगा हमको, डेल्टा एक्स देगा। डेल्टा एक्स बोले तो चेंज इन पोजीशन देगा। तो आप यहां से ये समझ लीजिए कि इसका जो ग्राफ है, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी चेंज इन पोजीशन देता है। चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए इसके आगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक और ग्राफ इसका देखते हैं। देखिए फोर्थ ग्राफ इसका देखते हैं। अभी तक जो हमारे ग्राफ थे वो सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन थे, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, कर्व होगा। ठीक भैया, कर्व होगा तो कैसे कर्व होगा, देखिए जैसे कर्व भी दो तरीके का हो सकता है, एक कर्व हो सकता है इस तरीके का, ये तो कर्व आप पहचान ही रहे होंगे, इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक, अब ये जो कर्व है, इस कर्व के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। देखिए ग्राफ बनता है पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट है ये आप देखेंगे कि ये किसी भी सर्टेन टाइम पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, फिर आप जाइए इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे फिर से ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे ये भी किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट ही कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये मान लीजिए बाद की फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपने देखे इनका नाम दे देता हूं मैं ए और बी। तो आप ए और बी के बीच में देखिए कि वेलोसिटी का चेंज कैसा है, निगेटिव चेंज है, वेलोसिटी कम हो जा रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसी हो जा रही है, कम हो जा रही है। मतलब क्या हुआ, मतलब उस बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको, रिटार्डेशन क्या होता है। अब रिटार्डेशन पहचानेंगे कैसे, हमेशा आप देखिए जब स्लोप जो है, अब आप इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा मैथ स्मॉल है इसमें, मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं कि किसी भी कर्व का, जितने भी कर्व हैं आप देखिए, सबसे बड़ा कर्व होता है सर्किल। आप सर्किल के किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन खींच दीजिए। इसीलिए तो tan थीटा निकालते हैं स्लोप में, क्योंकि नाम कहां से आया, टेंजेंट से, टेंजेंट ही tan थीटा होता है। तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, जैसे मैंने कहा आप बी पॉइंट पे स्लोप बताइए, तो बी पॉइंट पे आप करेंगे टेंजेंट लाइन खींच देंगे। अब इस टेंजेंट लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो आप देखिए ये जो टेंजेंट आपने खींचा ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी बताइए, टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, टेन थीटा क्या हो गया हमारे पास, 0 डिग्री।
टेन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हो गया इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम मतलब t2 टाइम पे, इस पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक। और ऐसे ग्राफ बना के ऐसे ही पूछ देता है, आपको पॉइंट दे देगा और बताएगा कि इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए, तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक भैया। अब देखिए इस पॉइंट के हम लोग आगे बढ़ गए, ये पॉइंट मैंने बताया सी। अब देखिए फिर से इसकी वेलोसिटी वही हो गई u, बढ़ के फिर उतना हो गई, तो यहाँ से यहाँ रिटार्डेशन हो रहा था, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, वेलोसिटी कम हो गई ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन टू यू, यहाँ v जो है इट इज लेस देन टू यू, जब v लेस देन टू यू होगा तभी रिटार्डेशन होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे अपॉन टाइम इंटरवल लगाओगे डेल्टा टी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो v है, v छोटा नंबर है, u बड़ा नंबर है, छोटे में से बड़ा जब घटाते हैं तो कैसा बचेगा, तो निगेटिव वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आएगा ये कैसा आ जाएगा, निगेटिव आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन हो गया। अब देखिए जब सी यहाँ पे वेलोसिटी का इंक्रीज हुआ ना, जब इंक्रीज हुआ तो जो फाइनल वैल्यू है और ये जो इनिशियल वैल्यू है ये कम है, नीचे है ना, ये ऊपर है, ये ज्यादा है, तो आप इसमें जब एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अब की बार फाइनल क्या है, u है, और इनिशियल क्या था, v था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी लग गया मान लीजिए। अब आप एक बात समझिए, अभी मैंने क्या बताया, डेल्टा v, v इज लेस देन u, v छोटा है ना, u बड़ा है, तो बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका फोर्थ ग्राफ। तो यहां से आप इतने आपके 4 ग्राफ हैं इस वाले में, इससे आपके ग्राफ के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग और इसमें समझ लेंगे, तो इतना आप लोग नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिटार्डेशन का, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, एक कार है 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, एंड सडनली द ब्रेक्स अप्लाइड, तुरंत उसमें ब्रेक लगाया गया, गैया सामने आ गई होगी, तुरंत एकदम हच से उसमें ब्रेक लगा दिया गया, तो क्या हुआ, एंड द स्पीड बिकम्स 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपने ब्रेक हाथ से लगाई है तो स्पीड तो कम होनी है, तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो उसमें स्पीड कम होने में समय तो लगेगा भैया, समय कितना लगा, 10 सेकंड का समय लगा। तो कह रहा है एक्सीलरेशन बताओ। अब आप लोग बताओ क्या एक्सीलरेशन होगा उसमें, रिटार्डेशन होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन ही लिखा मिलेगा, तो आप भूल जाइए, लेकिन वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखिए, तो ये मत कर देना कि एक्सेलेरेशन लिखा है तो सर वैल्यू एक्सेलेरेशन में आनी चाहिए ना, पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं एक्सेलेरेशन। तो कार कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एंड सडनली द ब्रेक्स अप्लाइड, द स्पीड बिकम्स कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी हो गई भैया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लग गया, समय तो कभी रुकता नहीं है, समय तो लगे ही लगेगा, समय कितना लग गया, 10 सेकेंड का समय लग गया इसमें। तो आप ये बताइए कि इसमें एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हम लोग का क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस इनिशियल कितनी है 100 अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकंड का। अब बताइए 20 में से 100 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बस माइनस का 80 बचेगा, ठीक है। 100 में से 100 घटा दो, माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाय 10, 0 0 का तो कितना आ गया 8 टाइम्स, माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हुआ है। देखिए रिटार्डेशन कहेगा तो माइनस नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन कहेगा तो माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। रिटार्डेशन कह दिया ना तो उसने कह ही दिया माइनस, ठीक। तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हुआ है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके आगे चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं। तो अगला जो हमारा ग्राफ आने वाला है वो हमारा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जरा समझ लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है। तो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
इसको हम लोग नापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसको नापते हैं सेकेंड में। तो सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी टाइम के एक्सिस के साथ पैरेलल में है ये। टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल में, इसका मतलब क्या होता है, फिर से क्या हुआ, जो भी आप क्वांटिटी वाई एक्सिस में नापते हैं वो क्वांटिटी कैसे हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बार बार हम लोग ये बात देख रहे हैं। पोजीशन में देखे थे तो पोजीशन कांस्टेंट थी, वेलोसिटी में देखे तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सेलेरेशन में देख रहे हैं तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। यानी कभी भी ग्राफ जिसमें एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस पे हो, टाइम एक्स एक्सिस पे हो, और एक लाइन खींची जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मींस इट हैज एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चेंज नहीं हो रहा है। आप लोग इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी स्लोप 0 हो गया। तो जब स्लोप 0 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अब इसका स्लोप हमको देता क्या है, पहले यही समझ लेते हैं। इसका स्लोप क्या देगा, हम लोग इसका tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा जब आप निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी देगा। और ये अभी मैंने आपको बताया था, चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्क। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ इतना हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन एक्सेलरेशन जर्क बोलते हैं। ठीक है भैया, अब हम लोग इसमें ये समझ लेते हैं कि इसका एरिया हमको क्या देगा, तो हम लोग इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाइट इनटू बेस। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हाइट कितनी, हाइट में हम लोग क्या नाप रहे हैं, एक्सेलरेशन नाप रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देता हूं मैं। और बेस में क्या नाप रहे हैं, टाइम नाप रहे हैं, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, ए और टी नाप रहे हैं। यहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन। अब देखिए जरा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यानी जो एरिया है वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये बात आप एकदम गांठ बांध के दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या देगा हमको, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इसका एरिया हम लोग को पता चल गया, और क्या पता चल गया, स्लोप पता चल गया। ठीक है, तो ये हम ग्राफ से दोनों चीजें निकाल सकते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलिए इसका नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है हमको, ये है इधर टाइम और इधर होगा हमारा एक्सेलरेशन। अब देखिए फिर से हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ क्या कहता है, ये ग्राफ कहता है भैया टाइम कांस्टेंट है, टाइम रुक गया, टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है। तो टाइम नहीं रुकता है तो अचानक से एक्सेलरेशन नहीं बढ़ सकता है। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ हमको क्या बताएगा, कांस्टेंट टाइम बता रहा है। ठीक, अचानक से एकदम से एक्सेलरेशन बन गया एट कांस्टेंट टाइम पे, इट इज इम्पॉसिबल। सेकेंड चीज देख लेते हैं, तो थर्ड ग्राफ देख लेते हैं इसका। थर्ड ग्राफ देखिए आप, थर्ड ग्राफ में हम लोग जो देखते हैं वो ग्राफ कहाँ से पास होता है, ये टाइप ऑफ ग्राफ है, यही ग्राफ चलते हैं सब में। ठीक है, तीन स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्स के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल और पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन। ठीक, या फिर वो पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक्स एक्सिस से पास होगी, वाई एक्सिस से पास होगी, वो भी हम लोग देख लेंगे। अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन समझ में आएगी तो वो भी समझ में आ जाएगी। और चौथा क्या होता है, कर्व, कोई भी कर्व हो सकता है, और कर्व पे तुम लोग को निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन या उसका स्लोप। तो क्या करेंगे, स्लोप और एरिया निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट खींच देंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। या फिर टेंजेंट मैंने कल बताया था आप लोगों को, अभी हम लोग उसका ग्राफ देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले फिलहाल इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद ए कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये हो गया, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट रेट हो गया। ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक ये हो गया। अब देखिए एक देखते हैं इसका एक और ग्राफ, नंबर 3 देख लीजिए, नंबर 4, जो कि क्या होने वाला है, कर्व होने वाला है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पैराबोला बना दिया। ठीक, कोई भी कर्व हो सकता है, उस कर्व का आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। किसी भी ग्राफ में दो ही चीजें होती है, कल मैंने बताया था आपको, एक क्या होता है स्लोप
दूसरा क्या होता है एरिया। स्लोप के लिए क्या करते हैं टेन थीटा निकालते हैं, एरिया के लिए तो एरिया निकाल ही लोगे। लेकिन कुछ जैसे कर्व है, अब कर्व का एरिया कैसे निकालोगे, तो कल मैंने तरीका बताया था आपको। कल कर्व के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस कर्व का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी जो एरिया होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और जब भी कभी स्लोप भी ना समझ में आए तो क्या कर दो, उसका स्लोप निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। और कल मैंने ये बातें आपको बताई थी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है वही टेन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन से निकलेगा स्लोप और इंटीग्रेशन से एरिया, ये दोनों बातें निकल आएंगी। और इस स्लोप में आप इस ग्राफ में आप लोग देख रहे होंगे कि एक्सलेशन पहले कैसा था, किसी पॉइंट पे एक्सलेशन था, फिर कैसा हो गया, कम हो गया यहाँ पे आके, और फिर बढ़ गया। तो इस तरीके का आ सकता है। अब आप एक चीज समझिए, ये जितने भी ग्राफ आप लोगों ने देखे हैं, इन ग्राफ से हम लोग दूसरा भी ग्राफ बनाते हैं। कैसे, जैसे आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड कहेगा, अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया, कहेगा इस ऑब्जेक्ट का आप लोग क्या बनाइए, इस ऑब्जेक्ट का आप लोग बनाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर कहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा, कह देगा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए, पोजीशन टाइम ग्राफ दे देगा, कह देगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए। तो एक ग्राफ से दो दो तीन तीन ग्राफ आपसे पूछ सकता है, तो उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये बातें हम लोग क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बट वहां पे जो आपका डेरिवेशन था वो कैसे था, वो ग्राफ के थ्रू किया गया था। अब जो डेरिवेशन है वो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक है। वही चार फॉर्मूलों का यूज करके जो मैंने चार आपको कल वाले वीडियो में बताए थे, बस उन्हीं चार फॉर्मूले से आपका तुरंत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं आपको, तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला था हमारा डिफरेंशिएशन का, ये था डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पहला फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ए एक्स अगर लिखा होगा तो ए बाहर आ जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा वन, यानी जो कांस्टेंट होगा वही आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला अगर डिफरेंशिएशन में देखा जाए, तीसरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूला नहीं, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका है। और इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेशन में देख लेते हैं इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर एन डी एक्स। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसको कैसे करते हैं, x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और अगर इसी का दूसरा देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ए एक्स डी एक्स। अगर ऐसा लिखा है या केवल dx लिखा है, इंटीग्रेशन dx, तो dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बस यही चार फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो देखिएगा शुरू करते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन आप लोगों को 9th से इक्वेशन तो याद ही होगी, नहीं याद होगी तो आप याद कर लेना। पहली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वैसे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके डेफिनेशन से ही आ जाती है, ठीक है। तो जरा देखो, पहले मैं बता देता हूँ डेफिनेशन से कैसे आ जाती है। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। अब टाइम इंटरवल को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। यू को इधर ले जाओ, उधर क्या बचेगा, v अकेला बचेगा। u इधर आके माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, v प्लस यू। डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल में से फाइनल में से इनिशियल टाइम घटाओगे बचेगा तो टाइम ही, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ऐसे भी डेरिवेशन कर सकते हैं। अच्छा मैं अब इसको डिफरेंशिएट करके भी डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए आपने हमने जो पढ़ा था वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब जब ये चेंज इन पोजीशन कैसी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है, छोटी हो जाती है, तभी उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं, dx अपॉन dt बोल देते हैं। ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये बातें आगे चल के इस्तेमाल होने वाली है कि v को क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt भी बोलते हैं, ठीक। एक चीज और, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन की जब डिस्क्रीट वैल्यू स्मॉल वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। तो ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गई एक्सेलरेशन। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये भी आप लोग याद करिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं।
चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देख ही चुके थे कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। ये इक्वेशन मैंने अभी डेफिनेशन से आपको ड्राइव करके दिखा दिए। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन से। रीजन क्या है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करने का? यहाँ पे रीजन ये है कि आप क्वेश्चन वैसा ही आता है। ठीक है, तो आपको अगर डेरिवेशन इसका आता रहेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, तो आप उसका क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब जब ये चेंज कैसा हो जाता है, स्मॉलर डिस्क्रीट हो जाता है, तब यही डेल्टा क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन बन जाता है, dv अपॉन dt बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब जैसे ही आपको ये मिल गया dv अपॉन dt, इस dt को हम लोग इधर लेके जाते हैं, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, adt बोलेंगे। इक्वल्स टू क्या बचेगा, dv बचेगा। अब आपको जो adt निकालना है, dv निकालना है, तो dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, और इस चेंज का पूरे का सम निकालना है हमको कि कितना टोटल चेंज हुआ है। तो टोटल चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन का काम ही होता है सम करना। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये जितने भी आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है, सबका ये सम करके आपको बता देगा। इंटीग्रेशन ए डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। मैथ का काम है फिजिक्स को आसानी से सॉल्व करना। मैथ इज ए टूल टू सॉल्व द फिजिक्स। तो देखिए, यहां से हमने क्या किया, ए कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रेशन में क्या होता है, ए कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है, तो ए बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताया था dx का x होता है, तो dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। बट ये dv कैसे चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v तो हो जाएगा, लेकिन इसमें लिमिट रहेगी कितनी, इनिशियल से फाइनल रहेगी। ठीक है भैया, यहाँ देख लेते हैं आप इसके आगे। तो a dt तो ऐसे लिख दो। अब देखो dt का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है टाइम 0 से t, तो टाइम भी 0 से t चेंज हो रहा है, तो इसकी भी लिमिट लगा देते हैं, 0 से t टाइम चेंज हो रहा है। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, लिमिट लगा दी 0 से t इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन तो v हो गया। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है कि इसी फंक्शन में अपर लिमिट लगा देंगे, जो वैल्यू आई है, माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो इसी में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की वैल्यू v ही है और लोअर लिमिट की माइनस u, v माइनस u होगा। अब आ जाइए यहाँ पे t माइनस 0 करोगे तो t ही बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 है लोअर लिमिट, इक्वल्स टू v माइनस u। माइनस u को इधर लाते हैं तो इधर अकेला क्या बचेगा, v बचेगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख ली है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसको आप लिख लीजिएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशन आपको पता ही होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, आप एक बात समझिए, इसका डेरिवेशन आपने क्लास 9th में भी किया है, बट कैसे किया है, ग्राफ से किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किया है। ग्राफ से आप आसानी से कर सकते हैं, बट अब हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके करने जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में है। अब उसी से नीट का क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन में भी वैसे ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। हम लोग को इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो क्वांटिटी क्या क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो ये सारी क्वांटिटी हमको कैसे मिलेंगी, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ds अपॉन dt। अब देखिए, चूंकि वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन वाली हम लोग पहले निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा u प्लस ए टी। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना आपको, इसीलिए तो हमने वेलोसिटी का इस्तेमाल किया। तो ये dt यहाँ पे कैसा हो रहा है, डिवाइड में, इसको यहाँ लाते हैं, मल्टीप्लाई में होगा। इधर ds उधर बचा अकेला, उसको इधर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक,
जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक, अब जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां समझ लेते हैं। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इसमें दो फंक्शन लिखा है तो इस dt का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देंगे, इसको तोड़ लेंगे। कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेशन u dt हो जाएगा प्लस प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, s इक्वल्स टू, अब देखिए u तो कांस्टेंट है क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, u तो कांस्टेंट हो गया, u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dt प्लस यहां से a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन t dt बचेगा। s इक्वल्स टू u, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब ds का s होता है तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस a। अब फंक्शन के साथ वेरिएबल दिया गया है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी मान लीजिए, 1 मान लीजिए। जब इसकी पावर 1 मान लेंगे आप तो क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 अपॉन 2, जितना पावर में होता है उतना नीचे हो जाता है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ये जो 2 लिखा है 1 अपॉन 2 लिखा है, इसको आगे लिख लो हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो ये इस तरीके से आ गया। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा कैसे किया मैंने क्या वेलोसिटी की डेफिनेशन से कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फिर हमने क्या किया, जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने उठा के u प्लस ए टी यहाँ लगा दी। अब जब यहाँ पे लगा दी, क्योंकि u भी चाहिए, a भी चाहिए, t भी चाहिए, तो ये हमने v नहीं चाहिए ना, तो v की वैल्यू रिप्लेस कर दी। जब v की वैल्यू रिप्लेस कर दी, dt को इधर ले गए तो इधर बचा ds। फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ds का इंटीग्रेशन s होता है, इसको हमने अलग अलग कर लिया। इसको जब अलग अलग किया तो u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन 2 को आगे लिख दिया। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। ये सब चीजें हमको चाहिए। तो चलिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम लोग जो करते हैं, इसमें हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल किया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन भी तो चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, dv अपॉन dt। ये मैंने आपको बताया है, पहले ही मैंने बता दिया था, इसलिए सारे फॉर्मूले मैंने पहले ही बता दिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होता है, dv अपॉन dt इनटू, इसमें मैंने क्या किया, ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अब क्या किया हमने, अब हमने ds को इधर लिख लिया, dv अपॉन ds लिख लिया, इनटू ds अपॉन dt, dt को लिख दिया। देखिए क्या होता है, इस इक्वेशन को डेरिवेशन करने में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्यों इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दिस। और फिर आप चाह रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद इधर क्यों कर दे रहे हैं, उसका भी रीजन ये है कि अगर उसको वहीं लिखा रहने दोगे तो क्या लॉजिक बना मल्टीप्लाई करने का, फिर इसको इधर लिख लिया, इसको इधर कर लिया। अब ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू बता रही है, ये वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये क्या बन गया हमारे पास, v बन गया। इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू v। ठीक, ds अपॉन dt को क्या लिख दिया, v लिख दिया। अब आप बात को समझिए ध्यान से, ये जो ds है ना, ये डिवाइड में है, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a डॉट ds इक्वल्स टू v dv, v को ऐसे आगे लिख लिया हमने। ठीक है, a डॉट ds इक्वल्स टू v dv। अब क्या करेंगे, ये तो स्मॉलर वैल्यूज है ना, हम लोग को क्या करना है, टोटल वैल्यू चाहिए। टोटल वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग समझ जाइए। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। ए कांस्टेंट है क्योंकि ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ए तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इंटीग्रेशन ds बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे तो dv में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो हमारा फंक्शन है वो तो v ही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा nx की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो क्या होता है, 1 यहाँ पावर कितनी है, 1 है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 अपॉन 2। ठीक, अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ये कैसे चेंज हो रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसी तरीके से इसमें भी लिमिट लग जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी।
अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, इधर समझ लेते हैं। ये क्या बचा, a डॉट ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचा, इधर बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट में क्या है, v है, तो हमने v की जगह क्या लगा दिया, v लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो गया हमारे पास, लिमिट अप्लाई कर दी हमने। जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो क्या बचेगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। अपर लिमिट इसको दोनों माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे ना तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस हो जाता है। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2as डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हमको तो v स्क्वायर चाहिए ना, तो u स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इधर क्या बचा, v स्क्वायर अकेला बचा, इधर u स्क्वायर आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस 2as, जैसे लिखा एज इट इज वैसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। एक बार फिर से समझते हैं इसको कैसे किया। हमने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम dv अपॉन dt, और इसमें डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर क्या किया, ds को इधर लेंगे, dt को इधर लेंगे। जब आपने dt को इधर किया तो ये बन गया ds अपॉन dt, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। अब जो dv अपॉन ds है, ये जो है ये ds कैसे है, डिवाइड में इधर के इसके साथ कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या बचेगा, vdv बचेगा, क्योंकि ये जो v है ये बचा, ds तो हम इधर ले गए, क्या बचा था, dv बचा, तो यहाँ बचेगा क्या, vdv बच गया, ठीक है भैया। अब देखिए इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट इन बोथ साइड, क्योंकि आपको टोटल वैल्यू चाहिए। अब जब आपको टोटल वैल्यू चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v का ये ds इंटीग्रेशन a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds बचेगा, a तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ v कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके साथ हो रहा है, dv के साथ हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया v स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 हो गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 का इधर डिवाइड कर दिया, 2s, u स्क्वायर को इधर ले गए, बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, इसके इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज पढ़ लिया है। उसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पीवाईक्यू डिस्कस किए जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसमें सारे पीवाईक्यू आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की क्या दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है, v इक्वल्स टू at प्लस vt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज, तो डिस्टेंस पूछा गया है कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने। ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में आया है, 2016 में। तो देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा है ना। डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या संबंध होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में संबंध, डिस्टेंस और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से संबंध होता है, क्या संबंध होता है, v इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था, ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं ds अपॉन dt इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। अब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो dt को हटाओ यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवाइस में चला जाएगा, तो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, at प्लस bt स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई dt, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, ds चाहिए ना, ds तो नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए ना। तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये ds का जो इंटीग्रेशन है वो यस हो जाएगा, वही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा at dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर dt, ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन के अंदर टी डी टी बचेगा। अब आप डायरेक्ट कर लीजिए, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट है इसकी 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो वो लिमिट लगा देते हैं भैया 1 से 2, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं 1 से 2, तो यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन किया है तो इसकी भी लिमिट रहेगी 1 से 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर, आपने खूब फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया, तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बताइए, पावर में एक ऐड हो जाता है, जितना पावर है उतना ही डिनोमिनेटर में, तो 0 से नहीं 1 से 2, 1 से 2, ये आपकी लिमिट हो गई। इसकी वैल्यू लगा देते हैं, s इक्वल्स टू a, अपर लिमिट कितना होगा, 2 लगाओगे यहाँ पे, 2 2 जा 4, माइनस अपर लिमिट अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 लगा दिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक, प्लस b, यहाँ पे क्या करोगे, अपर लिमिट लगाओगे टी की जगह, तो टी 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे क्या लगाओगे, टी की जगह 1 लगाओगे तो 1 अपॉन 3, ये हो गया। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू, अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करिए, तो ये लिखा है 4 अपॉन 2 का मतलब होता है, वैसे तो 4 अपॉन 2 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 4 अपॉन 2, एलसीएम आ जाएगा 2, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक, प्लस इधर देखिए इधर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, बी तो है ही आगे, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, आंसर आ जाएगा 3a अपॉन 2 प्लस 7b अपॉन 3, ये आ गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कब आया था, नीट 2016 में आया था, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, कैसे होता है मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है, जो आपको क्वेश्चन दी गई है उस इक्वेशन के में वेलोसिटी दी गई थी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, जब इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी तो ये dt इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो वैल्यू ds में यहाँ आ गई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने से हमको आंसर मिल गया, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से ही आएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, जिससे आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होता है क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नी 2016 का क्वेश्चन पेपर दिया होता तो आपको ये क्वेश्चन मिला होता, आपका हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी आपके पीवाईक्यू सारे करने वाले हैं, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।